देखो बच्चे, हम पढ़ रहे थे रॉल्ड्स लॉ और हमने सबसे पहले जो रॉल्ड्स लॉ का फॉर्म लिया था वो लिया था बेटा हमने रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस containing volatile solute, जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, या आप इसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो जिसमें हमने लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। तो लिक्विड्स आर ऑलवेज वॉलेटाइल मेरे बच्चों, ठीक है। तो अगर लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन होगी, ठीक, तो उसमें जो रॉल्ड्स लॉ हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक, क्लियर, वो हमारे पास क्या था? हमारे पास था बेटा रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसमें बेटे हमारे पास सबसे पहला जो था वो था कि P, अगर मान लो दो कंपोनेंट है तो हमने बोला था पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is the product of its mole fraction into pressure in its pure state. Partial pressure of a component is equal to the product of its mole fraction and its pressure in pure state. जैसे अगर एक पार्टिकल B है, एक लिक्विड B है, तो उसका पार्शियल प्रेशर XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू PB टोटल हो जाएगा, PB इन द प्योर स्टेट हो जाएगा। हमने ये भी कहा था कि रॉल्ड्स लॉ जो है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए होता है, दैट इज ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। और यहां से ये समझा था कि टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो PA प्लस PB होगा, PA प्लस PB होगा। अब PA की जगह आप लिख सकते थे PA डिग्री XA और PB की जगह लिख सकते थे PB डिग्री XB, ठीक है बच्चे। ये P टोटल या P ऑफ सॉल्यूशन यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते थे अगर हमारे पास सॉल्यूट जो हो वो वॉलेटाइल हो, यानी लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए। तो ये फॉर्मूला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देखने के लिए था बेटा। रॉल्ड्स लॉ तो सिर्फ हमें ये बोलता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is the product of its mole fraction and its pressure in pure state, ठीक। और उसी तरह से ये PB के लिए हो गया। ये हमारे पास चंद कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। हमने पिछली बार इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा था, हमने इसका ग्राफिकल स्टडी की थी कि ग्राफ कैसे होता है रॉल्ड्स लॉ का, उसकी स्टडी हमने की और होपफुली आपको समझ में भी आ गई होगी। आज हम शुरू करेंगे फ्रॉम द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स on Rhodes law. So अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सी रॉल्ड्स लॉ जो है वो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक। इसलिए बेटा इस पर न्यूमेरिकल करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, सबसे पहले सबसे सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, सबसे सिंपल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें कुछ ऐसे बोल दिया गया है, हमें बोला है 3 मोल्स ऑफ बेंजीन, 3 मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है जी, 3 मोल्स ऑफ बेंजीन आर एडेड टू 2 मोल्स ऑफ टोलुइन, 2 मोल्स ऑफ टोलुइन, ठीक है जी। दो चीजें हैं बेंजीन और टोलुइन, इनको हमने क्या किया, ऐड किया, 3 मोल ऑफ बेंजीन 2 मोल ऑफ टोलुइन। इफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन in its pure state is 500 and 300 torr respectively,
500 and 300 torr respectively. Calculate. बेटा पेन छोड़ के पहले समझ लेना. Calculate. Number 1, partial pressure of each component. ये पहली बात हो गई कि हमें पार्शियल प्रेशर डालना है हर कंपोनेंट का. क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 2 है रादर. क्वेश्चन नंबर 3, मोल फ्रैक्शन है composition in the vapor phase. वेपर फेज में कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 4, ये एक क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट. ठीक है जी. वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट. ठीक है जी. और क्वेश्चन नंबर 5 इसी के आगे ले लेंगे. ठीक. तो वेपर प्रेशर हमने बोल दिया डिस्टिलेट फॉर डिस्टिलेट, और उससे आगे भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं. तो इसको बारी बारी सॉल्व करेंगे. देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व होगा. हमसे बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. ठीक है. हम ये जानते थे अकॉर्डिंग टू Raoult's law, partial pressure of benzene must be mole fraction of benzene in partial pressure of benzene in the pure state. And similarly, partial pressure of toluene is mole fraction of toluene into partial pressure of toluene in pure state. ठीक है जी. अब देखो बेटे मोल फ्रैक्शन यानी Pb हमारे पास कितना आएगा. यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास है वो बेटे इसके कितने मोल है. बेंजीन के 3 मोल है, और इसके कितने मोल है बेटा. टॉल्यूइन के 2 मोल्स है. तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आया 3 डिवाइडेड बाय 5. क्यों. बेंजीन के अपने मोल 3 है और टोटल मोल 5 है. सो 3 डिवाइडेड बाय 5 इनटू प्योर स्टेट में बेंजीन का प्रेशर है 500. तो बेटा Pb हमारे पास आ गया 300, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आ गया 300. वहीं पर बेटे अगर टॉल्यूइन की बात करोगे तो टॉल्यूइन के मोल थे 2, टोटल मोल थे 3, टोटल मोल थे रादर 5. ठीक. इनटू पीटी डिग्री प्योर स्टेट में जो इसका प्रेशर था वो था 300. तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आ जाएगा 120. तो मेरे प्यारे बच्चों हमने दोनों के दोनों निकाल दिए. उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा. बोलो बेटे इज इट क्लियर और नॉट. सबसे इजी क्वेश्चन है. So definitely I think it is clear and it is an easy question. You can do this question very easily. और ये क्वेश्चन आसानी से करा जा सकता था. तो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन निकल गया. ठीक. इसके आंसर हमारे पास निकल गए. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है टोटल वेपर प्रेशर. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. अब क्वेश्चन नंबर 2 टोटल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, इन दोनों को करेंगे ऐड, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 300 प्लस 120. सो आंसर विल कम आउट टू बी 420 टॉर. तो आंसर आ गया 420 टॉर. बोलो बच्चे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटे जो आपके एग्जामिनेशंस में यानी कि आपके कंपटीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज.
हमें कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस निकालनी है। देखो बेटे, अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस निकालेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस, कि वेपर्स में हमारे पास वेपर फेज में कॉम्पोजिशन निकालेंगे, तो बेटा वेपर फेज में कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन निकालना वेपर फेज का। वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज। अब बेटे देखो, जब कोई चीज वेपर में चले जाती है तो उसमें डाल्टन्स लॉ अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? डाल्टन्स लॉ। तो कॉम्पोजिशन जब भी वेपर फेज में लगानी है तो अप्लाई डाल्टन्स लॉ। और डाल्टन्स लॉ कैसे अप्लाई करता है ये ध्यान दीजिएगा। डाल्टन्स लॉ हमें ये कहता है कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। ये डाल्टन्स लॉ है। ये डाल्टन्स लॉ है हमारे पास कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। ठीक है। अब देखो बेटे, इसका मतलब अगर मैं इससे यहां पे आ गया, यहां सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन जो होगा इन वेपर फेज, ऑब्वियसली वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक, YB। मैंने YB यहां क्यों लिखा? क्योंकि X तो मैं यहां लिख चुका हूं, तो वही शब्द दोबारा यूज करूंगा तो गलत हो जाएगा, तो मैंने YB लिख दिया। YB इज मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज, तो यहां डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन ने YG लिख दिया था, ठीक है। और यहां आएगा P टोटल, ठीक है जी। तो बेटा जी बेंजीन, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज पूछा है तो वो आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय P टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय P टोटल। बेटा बेंजीन का पार्शियल प्रेशर हमारे पास हमने कितना निकाला? 300। सो दिस इज 300। और टोटल हमने कितना निकाला था बेटा जी? 420 डिवाइडेड बाय 420। ये आपका मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आ गया वेपर फेज। अगर मोल फ्रैक्शन टॉल्यूइन का निकालना है वेपर फेज में तो YT इंटू P ऑफ सोल्यूशन कर लो ना, टोटल की जगह सोल्यूशन, ठीक है जी। तो YT निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन बाय टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन हमने निकाला था 120 और इसका निकाला था 420। तो ये आपका वेपर फेज का क्या आ गया? कॉम्पोजिशन आ गया कि वेपर फेज में कितने मोल्स जो होंगे, मोल फ्रैक्शन जो होगा वो प्रेजेंट होगा बेंजीन का, और कितना मोल फ्रैक्शन होगा टॉल्यूइन का। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें और इसमें फर्क समझ में आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो याद ये रखना है, जब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालना हो तो राउल्ट्स लॉ लगाना है, और जब वेपर फेज में लगाना हो तो डाल्टन्स लॉ लगाना है, ठीक। तो डाल्टन्स लॉ से हमने इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस होल ऑफ द चैप्टर। सर डन, दोनों में क्या डिफरेंस है? दुनिया भर का डिफरेंस है। इसमें प्योर का प्रेशर है भाई, और इसमें हमारे पास टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर है। भैया यहाँ बेंजीन का 500 लिया था और यहाँ हमने भैया टोटल का 420 लिया, क्या फर्क नहीं है? है भाई। फिर ये आपके मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में था और ये मोल फ्रैक्शन उसके वेपर्स में है, तो क्या फर्क नहीं है? बोलो क्लियर हो गया? अब देखो अगला, अगली बात है, अगली बात प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। देखो बेटे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट का, ठीक, लेकिन देखो कितना चिंता। अब अगला देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, नॉट डिस्टिलेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेट? ये जो वेपर्स हमारे पास बने थे,
उन वेपर्स को कंडेंस कर, जो वेपर्स बने थे उनको इकट्ठा किया, उनको कंडेंस कर लिया, वो डिस्टिलेट हो गया। तो जब हम वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पे आएंगे तो पहले आपको डिस्टिलेट में पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पहला आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन डिस्टिलेट। डिस्टिलेट में पार्शियल प्रेशर। नाउ डिस्टिलेट मैंने क्या किया कि वेपर्स को कंडेंस कर दिया, इट विल अगेन बिकम अ सॉल्यूशन। ये क्या बन जाएगी? सॉल्यूशन बन जाएगी फिर से। अगर फिर से ये सॉल्यूशन बन गई तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो ऑब्वियसली हम अप्लाई करेंगे रॉल्स लॉ। पर अब की बार रॉल्स लॉ भी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि हमारा वेपर में था, क्योंकि हमने वेपर वाले को ही कंडेंस किया था भाई, क्योंकि हमने वेपर को ही कंडेंस किया था इनटू पीबी डिग्री। रॉल्स लॉ अप्लाई किया है मैंने, सिर्फ मोल फ्रैक्शन वेपर वाला लिया है डिस्टिलेट के लिए। और यहाँ पे पीटी विल बी वाईटी इनटू पीटी डिग्री, यानी बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन डिस्टिलेट, इसका मोल फ्रैक्शन मैंने यहां निकाला था कितना? 300/420। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट में कितना था? 500 का मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। इसी तरह से पी टोटल जो होगा, ठीक है जी, उसकी बात करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा पी टोटल का कितना? यहां बन गया 120 डिवाइडेड बाय 420 इंटू 300। अब इसको सॉल्व करो तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इन डिस्टिलेट आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन डिस्टिलेट, ठीक है जी। अब इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट जो हो जाएगा, इसको बेटा मैं डिस्टिंग्विश करने के ना पी डैश लिख रहा हूं, क्योंकि पहले पी और हम यूज कर चुके हैं तो डैश डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी बी डैश प्लस पी टी डैश, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आती कि पिछली भी चले जाती है भाई? हाँ जी, समझ में आई? ठीक। अब देखो, अगर कल को मैं इसके वेपर्स में कॉम्पोजिशन पूछूं, फिर क्या लगा देना? फिर डाल्टन्स लॉ लगा देना। टोटल प्रेशर फिर ये लेना, मोल फ्रैक्शन इसका कौन से वाला होगा, अब अलग से वाई बी डैश वो निकालना होगा, और पी यहाँ पे इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो यहां पुट करना इस तरह से, तो सेम चलता चला जाएगा। कहने का मतलब जब हम सॉल्यूशन में आएंगे तो रॉल्स लॉ, जब उसके वेपर्स में जाएंगे तो डाल्टन्स लॉ, फिर उन्हीं वेपर को अगर हम कंडेंस करेंगे तो डिस्टिलेट के अंदर का पार्शियल प्रेशर और उसका वेपर प्रेशर, अब उसके वेपर में जाएंगे फिर से डाल्टन्स लॉ, इस तरह से करके चलते चल जाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेपर प्रेशर या कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेस ऑफ डिस्टिलेट, कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेस ऑफ डिस्टिलेट। तो बेटा इससे आगे चले जाना, ठीक। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि कॉम्पोजिशन इन द वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट, पांचवा क्वेश्चन, composition in the vapor phase of distillate, अब डिस्टिलेट के वेपर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है जी। उसमें क्या आ जाएगा कि आपका पी बी डैश जो वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट निकाला है, ये फॉर्मूला इसके लिए आ जाएगा पी टी डैश वाई टी डैश
वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट। तो इसमें आपको ये पीबी डैश यहां निकाला था हमने, पीटी डैश यहां निकाला था, और वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट ये यहां निकाल दिया हमने। ये दोनों निकालने हैं तो निकाल देंगे। तो ऐसे करके बेटे हम बारी बारी, हम चाहे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से वेपर में, फिर वेपर से डिस्टिलेट में, डिस्टिलेट के वेपर में, ऐसे लास्ट ड्रॉप तक पहुंच सकते हैं। बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो प्लीज समझाइए मैं। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बच्चों प्यार से क्लियर है कि नहीं? ये एक क्वेश्चन नहीं है, इधर एक्चुअली 5 क्वेश्चंस। आपको या तो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट का पूछा सकता है, टोटल प्रेशर पूछा हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज पूछा हो सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पूछा हो सकता है, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स ऑफ डिस्टिलेट पूछा हो सकता है। तो इस तरह से करके आगे से आगे आप जाते चले जा सकते हैं। तो ये पहली तरह के क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर लॉ पे करवाए हैं। ठीक, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, और अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा ये हो जाए कि हाँ जी मेरे बच्चों को समझ में आ चुका है और अब उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, राइट डाउन अ क्वेश्चन एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिखिए, द वेपर प्रेशर, the vapor pressure of pure A and B, the vapor pressure of pure A and B is 450 and 700 mm of mercury, is 450 and 700 mm of mercury at 350 Kelvin respectively. At 350 Kelvin respectively. Find out the composition of liquid mixture of total vapors. Find out the composition of liquid mixture of total vapor pressure. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure. या पहले तो ऐसा करो ना, find out the total vapor pressure. Find out the total vapor pressure if 4 moles of A, if 4 moles of A are added to 6 moles of B. If 4 moles of A are added to 6 moles of B, also calculate vapor pressure, also calculate vapor pressure, also calculate composition of vapor phase. Also calculate composition of vapor phase. चलो बच्चे करके दिखा दो फटाफट, शाबाश। So see मेरे प्यारे बच्चों, how to deal with this question. देखो बेटे, हमें क्या कहा गया था, सहज आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक, देखो हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था जो A है उसके मैंने 4 मोल्स दिए थे, और जो B है उसके मैंने 6 मोल्स दिए थे। ठीक है, A का जो प्योर स्टेट में प्रेशर था वो 450 आई थिंक सो दे रखा है मैंने। ठीक, ये सान्या ठीक हो गया। और जो B है उसका आई थिंक सो 700 दे रखा है। क्यों 700 दे रखा है ना भाई? यस। अब देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट था कि हमें टोटल निकालना है, तो P टोटल हमें ऊपर पता था PA डिग्री XA प्लस PB डिग्री XB। ठीक है जी, PA डिग्री था 450, XA क्या था 4 आउट ऑफ 10। 10 कैसे, 4 प्लस 6 दैट इज 10, प्लस PB डिग्री कितना था भाई 700 इंटू XB कितना था भाई 6/10। ठीक है जी,
तो टोटल प्रेशर सीधे अगर निकाल देते, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो ये आ गया 180 और ये आ गया 420, टोटल आंसर 600 आ गया। वेरी सिंपल। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 600। अब दूसरा पार्ट था हमारे पास, कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में जो पी ए होगा वो होगा वाई ए इंटू पी टोटल, ठीक है जी। और जो पी बी होगा वो होगा वाई बी इंटू पी टोटल। तो वाई ए जो होगा वो होगा पी ए अपॉन पी टोटल। बेटा पी ए इसीलिए मैंने थोड़ा अलग अलग रखा था। ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 600 और यहां पे आ जाएगा y ऑफ p इज पी बी अपॉन पी टोटल, ठीक है जी, विच इज हाउ मच, यहां पे 420 अपॉन 600। ये आ गया मोल्स इन यानी कॉम्पोजिशन वेपर फेज। मान लो इसमें भी मैंने आपसे पूछा होता वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर। बेटे अपने दोस्तों से कभी करवाया भी है, कभी कुछ, कभी पूछना जरा डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर निकालना, पूछना जरा। पिछला क्वेश्चन पूछा था जो मैंने दिया था तुम्हें, बात करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पीडी लिख दिया मैंने, तो वो आ जाएगा बेटा आपके पास वाई ए इंटू पी ए डिग्री प्लस वाई बी इंटू पी बी डिग्री, यानी मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास किसका आ जाएगा, वेपर का इंटू टोटल का प्रेशर। तो इसका मोल फ्रैक्शन था 180 अपॉन 600 इंटू 450 प्लस 420 अपॉन 600 इंटू कितना हो जाता 700। ये वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट हो जाता, ठीक है जी। और फिर अगर दोबारा इसके वेपर प्रेशर निकालते, डिस्टिलेट का कॉम्पोजिशन द वेपर निकालते, फिर से हम लगा देते कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ। उम्मीद करता हूं हर तरह का क्वेश्चन ऐसे में क्लियर हो गया कि पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक, कॉम्पोजिशन द वेपर फेज कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर इन द डिस्टिलेट कैसे निकालते हैं, और लास्टली डिस्टिलेट का वेपर्स में कैसे निकालते हैं। बोलो क्लियर और नॉट, जल्दी बोलो जल्दी, टाइम बहुत कम। ओके, अगला क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई, two liquids X and Y on mixing forms an ideal solution. Two liquids X and Y on mixing forms an ideal solution. The vapor pressure of solution containing three moles of X and 1 mole of Y is 550 mm of mercury. दोबारा सुन लो, two liquids X and Y on mixing forms an ideal solution. The vapor pressure of solution containing 3 moles of X and 1 mole of Y is 550 of mercury. When 1 more mole of X is added, when 1 more mole of X is added, the new vapor pressure of solution thus formed, the new vapor pressure of solution thus formed is, the new vapor pressure of solution thus formed is 560 mm of mercury, 560 mm of mercury.
what will be the vapor pressure of X and Y in pure state? What will be the vapor pressure of X and Y in pure state? देखो बच्चे ध्यान देना, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X जो है वो 3 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y जो है वो 1 है। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आ गया वो 550 हो गया। अब मैंने वन मोर मोल ऑफ X इज एडिड, मैंने सिर्फ एक ही और मोल X का ऐड किया है, तो P ऑफ सॉल्यूशन जो आ गया वो थोड़ा बढ़ गया और वो 560 हो गया, 560 mm हो गया। आपको कहा है प्योर का प्रेशर X का भी निकालो और प्योर का प्रेशर Y का भी निकालो। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंपटीशन में भी आस्क्ड है बेटा, ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में से एक है, एडिशन और डिलीशन ऑफ द मोल्स। तो अभी मैं एडिशन वाला करा रहा हूं, डिलीशन वाला अपने आप हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें हमें ये पता है इनिशियली, पहले शुरुआत, इनिशियली जो P ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए था, ठीक, वो होना चाहिए था आपके पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ X, यानी P X डिग्री X ऑफ X प्लस P Y डिग्री X ऑफ Y, ये होना चाहिए था। और वो हमारे पास था 550 शुड बी इक्वल टू, ये हमें नहीं पता था पर ये पता था 3/4 होगा, ये पता था 3/4 होगा। कैसे होगा 3/4? इसके 3 मोल्स हैं और टोटल मोल कितने, 3 + 1 4, तो ये 3/4 हो गया। यहां पे Py डिग्री इज इक्वल टू XY, XY कितना है बेटा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y, दैट इज 1/4। क्यों, Y का 1 मोल है और टोटल 4 है, यानी इसको सॉल्व करें तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 0 0 विल बी इक्वल टू 3px डिग्री प्लस py डिग्री। बोलो भाई ये समझ में आई, ये कैसे बना दिया इक्वेशन? जल्दी बोलो, कुछ नहीं किया है, सॉल्व किया मैंने। तो बेटा जी ये हमारे पास हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इनिशियली ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब फाइनली जब हम फाइनली पूछेंगे, मतलब आफ्टर एडिशन, फाइनली आफ्टर एडिशन, अब जब हमने एडिशन कर दी, कितने मोल के, 1 मोल X का और बढ़ा दिया, तो फिर P ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू Px डिग्री इंटू X ऑफ X प्लस Py डिग्री X ऑफ Y, ठीक है जी। अब यहां पे अब हमारे को दे दिया था 560 हो गया, जब Px डिग्री हमारे पास जो है बेटे, अब X का 3 मोल ये थे, एक और ऐड कर दिया, कितने हो गए, 4, तो 4 आउट ऑफ, अभी टोटल मोल कितने हो गए, 5, प्लस दैट ऑफ यहां पे Py डिग्री, ठीक, Y के मोल कितने हैं, 1 आउट ऑफ टोटल 5। अभी इसको सॉल्व कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया 2800 शुड बी इक्वल टू 4px डिग्री प्लस py डिग्री, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरे दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशंस मैंने बना ली है।
इन दो इक्वेशन को इकट्ठा रख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। मैथ्स में पढ़ते हो सब्ट्रैक्ट 1 from 2, दैट इज 4px डिग्री प्लस p/, डिग्री शुड बी इक्वल टू 2800, और यहां पे 3px डिग्री प्लस p/, डिग्री इज इक्वल टू 2200। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, 4 में से 3 चले गए तो ये बना px डिग्री शुड बी इक्वल टू 600। तो px डिग्री 600 हो गया। ठीक है जी। अब आपको निकालना था py, तो पुटिंग इन एनी वन इक्वेशन, इसमें पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ px डिग्री इन 1 में पुट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 3 into px डिग्री 600 प्लस p/, डिग्री इज इक्वल टू 2200। तो p/, डिग्री इज इक्वल टू 2200 माइनस 1800, दैट कम्स आउट टू बी 400। तो बोलो प्योर का आंसर निकला क्या नहीं निकला? और क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी? जिसको नहीं आया अभी पूछ लेना। बेटे इस संडे शाम को टेस्ट होगा, ठीक? इस संडे क्लास तो होगी 1 2 3 क्लास है, जैसे मर्जी। मैंने पिछले बार 2 बार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। 1 2 3 तुम्हारी क्लास होगी केमिस्ट्री की, बहुत दिनों से बोल रखा मैंने। तो 1 2 3 आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी संडे को एक बार। दूसरी बार टेस्ट होगा शाम को, वो आपके प्रेफर्ड टाइम पे रखवा दूंगा जब आपको चाहिए होगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? मैं 2 4 5 घंटे के लिए ओपन रखवा दूंगा टेस्ट, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? बट ये है कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम पे सभी के लिए टेस्ट दूंगा संडे को। सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी, कंसंट्रेशन टर्म्स पूरी। कल जो टेस्ट आपने दिया आई थिंक सो पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स का था क्या? नहीं नहीं, सिर्फ मोलैरिटी तक था आई थिंक सो। हाँ ठीक। तो टेस्ट बेटा मेरी साइट पे होगा, बिल्कुल आपको उसी साइट पे जाना होगा, आपने एनरोल कर रखा है, ठीक? तो संडे को पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स का टेस्ट होगा, कंप्लीट एकांकी टेस्ट छोड़ना नहीं है, बहाना नहीं चाहिए। और निष्ठा टेस्ट को सबमिट करना सीखो, समझ में आई? टेस्ट को सबमिट करना सीखो। लास्ट में सबमिट वाला बटन दबाना होता है, उसको प्रेस करना, क्लिक करना होता है, तब सबमिट होता है। लिखा हुआ आता है कि टेस्ट इज सबमिटेड। आपने जो मेरे को फोटोग्राफ भेजी उसमें सिर्फ वहीं तक था कि अभी टेस्ट सबमिट करना है। तो चलो फटाफट से बोलो बेटे ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, यस और नो। Write the question number 7th. In a solution of ethyl alcohol and methyl alcohol, in a solution of ethyl alcohol and methyl alcohol, total vapor pressure is given by equation. Total vapor pressure is given by equation 254 minus 119x. 254 minus 119x, where x is the mole fraction of ethyl alcohol.
where X is the mole fraction of ethyl alcohol. Find the vapor pressure of pure ethyl alcohol and pure methyl alcohol. Find the vapor pressure of pure ethyl alcohol and pure methyl alcohol. See the question again. The question asked is, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट इज गिवन बाय एन इक्वेशन, और इक्वेशन दी है 254 माइनस 119x, जहां हमें कहा है कि x जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल है, ठीक। और मिक्सचर किसका दिया है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल का, ठीक। हमें पूछा है कि प्योर स्टेट में इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या है, प्योर स्टेट में मिथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर क्या है। इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस। नाउ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और कंपटीशन में आस्क्ड है, ठीक। देखो बेटे, हमें ये पता था कि P ऑफ सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इनटू इन इट्स प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ था। दिस वाज अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ हमें ऐसा बताता था भाई। अब देखो, यहां पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए बेटे, यहां सिर्फ मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि एक्स तो सिर्फ किसका है, इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए, यानी मिथाइल अल्कोहल का हमें नहीं चाहिए। तो हमें ये पता था, वी नो कि वी डोंट नो एनीथिंग, so sir will tell us we know mole fraction of ethyl alcohol plus mole fraction of methyl alcohol must be 1. So mole fraction of methyl alcohol must be 1 minus mole fraction of ethyl alcohol. क्योंकि मेरे को मिथाइल अल्कोहल नहीं चाहिए तो मैं इसकी जगह ये पुट कर दूंगा। So putting in above equation, above equation, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट करोगे तो P ऑफ सॉल्यूशन will be equal to PE degree into XE plus PM degree into 1 minus XE। ठीक है जी, हमने XM की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PE डिग्री XE प्लस PM डिग्री माइनस PM डिग्री XE। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया PM से। अब इसमें ये दोनों एक जैसे E डिग्री, ये XE वाली टर्म्स इकट्ठी ले जाते हैं, तो P ऑफ सॉल्यूशन इज PM डिग्री, ठीक, प्लस PE डिग्री XE माइनस PM डिग्री XE। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, किसी के पेट में भी दर्द है। अब इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी PM डिग्री प्लस इससे PE डिग्री कांस्टेंट निकाल लो, रादर XE कांस्टेंट निकाल लो, PE माइनस PM डिग्री और कॉमन है XE, तो XE कॉमन निकाल दिया। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, ये फाइनल इक्वेशन हो गई। इस फाइनल इक्वेशन में टोटल प्रेशर ऐसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, और हमारे पास इक्वेशन थी P of solution is equal to 254 minus 119 XE ही समझ लो ना वो, और ये इक्वेशन थी P of solution
इज इक्वल टू PM डिग्री माइनस PE डिग्री। ठीक, यहां पे प्लस था, प्लस यहां पे प्लस था ना हमारे पास, तो PE डिग्री PM डिग्री XE। यहां एक्चुअली प्लस है, यहां माइनस है, तो उसको माइनस लेने के लिए अंदर प्लस लेना होगा। क्यों जी? वेरी सिंपल। नाउ इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। यू जस्ट कंपेयर दीज बोथ। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो वेरी सिंपल आपके पास आंसर नजर आ जाएगा बेटा जी। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये 254 है, ये वैल्यू 254 है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, बाई चांस देख लेते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, PM से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये इधर ले गया, ये भी ठीक है। ठीक, PE डिग्री माइनस PM डिग्री, ठीक है जी। सारी इक्वेशन हमारे पास सही है। तो इसका मतलब PM डिग्री जो आ गया वो 254 आ गया। ठीक, और PE डिग्री माइनस PM डिग्री इज इक्वल टू माइनस 119 आ गया। ये देखो, इसको कंपेयर कर लो क्योंकि XE तो है ही। तो ये हमारे को पता नहीं है, माइनस 254 इज इक्वल टू माइनस 119, तो PE डिग्री minus 119 plus 254 and you can easily solve that also। तो इसका आंसर 135 आ गया। बोलो भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ इक्वेशन वाला? जिस टर्म्स में हमारे को पूछा है उसी के टर्म में बाकी निकाल देना है। एक बार दोबारा बता देता हूं जिसको नहीं समझ में आया। मिस्टर मुकुल, बेटा आंखें खोल के बैठो। आंखें बंद रहेंगी तो कुछ समझ में वैसे ही नहीं आएगा। समझ में आई? मैं अपनी मन की आंखों से देख सकता हूं कि अभी आप सो रहे हैं। तो हमारे पास यहां पे P ऑफ सॉल्यूशन P डिग्री XE डिग्री XE प्लस PM डिग्री XM। ठीक, तो XE प्लस XM इज इक्वल टू 1, तो XM इज इक्वल टू 1 माइनस XE। ठीक है जी, तो हम यहां इसको पुट करेंगे। तो P ऑफ सॉल्यूशन इज PE डिग्री XE प्लस PM, ये हमने सॉल्व कर दिया सारा, और इक्वेशन को मोल फ्रैक्शन ऑफ x की टर्म्स में निकाल दिया। जब मोल फ्रैक्शन x की टर्म में निकाल दिए, इन दोनों को इक्वेट करके देख लिया, आंसर निकाल के देख लिया, यू विल गेट टू नो योर आंसर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? ओके, सो इस तरह से बेटे हम लोग सारा का सारा कर पाए। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर दिक्कत आई है तो बता सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक सो वी कैन डू दैट। कर लोगे भाई? चलो जी, अब ये हमने के 7 क्वेश्चन किए बेटा किस पे? फर्स्ट लॉ में। उसमें मैंने आपको वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकालने सिखाया, टोटल वेपर प्रेशर निकालना सिखाया, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस निकालना सिखाया, डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर निकालना सिखाया, डिस्टिलेट के वेपर्स का कॉम्पोजिशन निकालना सिखाया। उसके बाद बेटे आपको मैंने एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ मोल्स वाला क्वेश्चन करवाया, या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बता दिया। अब बेटा ये तो पहले लॉ पे था, रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। नाउ अब एक दूसरा लॉ भी है हमारे पास, रॉल्स लॉ। तो ये करने के बाद अब हम चलते हैं अगला लॉ ऑफ रॉल्स। पर उससे पहले हम इस लॉ से एक चीज जरूर बताना चाहेंगे, ताकि इससे आगे जाने से पहले ना हमें थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। देखो बेटे, हम ये कहते हैं कि रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रॉल्स लॉ
is a special case of Henry's law. Explain. हमें ये बताना है कि रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस क्यों है. Why Rawls law is a special case of Henry's law? देखो बेटे, according to Rawls law जो भी पढ़े, that is partial pressure of a component, any component, partial pressure of a component यानी A is mole fraction of that component into pressure of that component in pure state. ठीक है जी. हम इसको ऐसे लिख सकते थे PA डिग्री x से, आगे पीछे लिखा है यार मैंने. तो अकॉर्डिंग टू Rawls law, PA partial pressure of A is pressure in pure state and its mole fraction. And according to Henry's law, partial pressure of gas is what? KH into mole fraction of gas. तो आप ध्यान दो, यहां पे भी पार्शियल वेपर प्रेशर था, यहां पे भी पार्शियल प्रेशर है, यहां पे भी मोल फ्रैक्शन था, यहां पे भी मोल फ्रैक्शन है. फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि यहां पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट का और यहां हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट लेते हैं. बेसिकली हेनरी लॉ कांस्टेंट इज एक्चुअली पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट अगर हम गैस ले लें. क्योंकि जब भी किसी कांस्टेंट का बेटे हम वैल्यू निकालने लगते हैं, अगर मान लो यहां से KH की वैल्यू निकालना चाहूं, मैं KH का डेफिनेशन निकालना चाहूं, हेनरी लॉ कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैं हेनरी लॉ कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालना चाहता हूं, उसके साथ वाली चीज क्या ले लूंगा? 1. यानी KH is equal to P of gas when mole fraction of gas is 1, mole fraction of gas is 1, that is pure gas, है ना. 1 का मतलब और कोई चीज नहीं है. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने देखा ये पार्शियल प्रेशर ही तो हुआ, और वो भी प्योर गैस का, तो ये भी पार्शियल प्रेशर ही तो है प्योर कंपोनेंट का. तो बेसिकली दोनों लॉ हमें सेम ही बात बताते हैं. ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पे इससे भी देखेंगे तो इसका मतलब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन आया, और इससे भी देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ठीक है जी, दोनों सेम ही बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, यहाँ ये कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. और अकॉर्डिंगली अगर डेफिनेशन देखें तो हमें ये भी समझ में आता है कि भैया KH एक्चुअली प्योर स्टेट का प्रेशर ही होता है. इसलिए राउल्स लॉ इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. क्योंकि हेनरी लॉ सिर्फ गैसेस के लिए लगा रहे हैं, ये हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए लगा रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? दोबारा सुन लो, आपने कहना है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर, जो मैं मुंह से बोलता हूं वो लिखना होता है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए होता है. ठीक, लिखने के लिए जो बोलता हूं मुंह से वो भी होता है. कहना अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट. इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर ऑफ इट्स प्योर स्टेट. ठीक, whereas according to Henry's law partial pressure of a gas is product of mole fraction in gaseous phase into Henry's law constant. ठीक, सो दोनों इक्वेशन लिखना बोला, दोनों इक्वेशंस में सेम है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन.
सिर्फ इनके कांस्टेंट्स अलग अलग है। यहां पे कांस्टेंट जो है वो वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट है, जबकि यहां पे ये KH है। फिर कह देना क्योंकि हेनरीज लॉ हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए अप्लाई होता है, जबकि ये और सॉल्यूशंस के लिए भी हो सकता है, ये लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है, या फिर ये लिक्विड टू मतलब ये आपके पास डिफरेंट तरह के सॉल्यूट्स के लिए हो सकता है। इसलिए दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बोलो क्लियर? देखो बेटे, मैंने ना आपके नोट्स में इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश की, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ काले कागज किए हैं। क्योंकि बेटा क्या होता है, कई कई बार हमें सिर्फ कुछ चीजें ऐसे लिख के देनी, हाँ जी दूसरे से कम नहीं, जबकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई चीज पूछी नहीं जाती। एक बार बस पढ़ लेना, उसको समझ लेना, और उसको याद नहीं रखना, याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी। ठीक है जी, क्लियर? तो ये तो था बेटा रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, कैसे एक्सप्लेन। अब अगली बात डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। Raoult's law of for binary solutions containing non-volatile solute। अब सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, यानी यहां हम सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन की बात करें। जनरली जो सॉलिड होते हैं ना बेटा, आपने नमक डाल दिया तो क्या नमक इवेपोरेट हो जाएगा यार? आपने शुगर डाल दी पानी में, क्या इवेपोरेट हो जाएगी? नहीं होगी ना मेरे दोस्त। तो ऑब्वियसली वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। लिक्विड इन लिक्विड टाइप में वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक, और यहां नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। क्लियर? अब देखो बेटे, हमारे पास ये था कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी दो कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा ना भाई? ये ना अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ना, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो ऊपर लिखा है। बट इफ मान लो B सॉल्यूट है, इफ B इज सॉल्यूट एंड इज नॉन वॉलेटाइल मतलब मान लो सॉलिड है, ठीक है? तो ऐसे केस में जब वो उड़ेगा ही नहीं, देयरफॉर PB विल बी 0। भैया जो उड़ेगा ही नहीं उसका वेपर प्रेशर उसके वेपर बनेंगे, अगर उसके वेपर नहीं बने तो क्या उसका वेपर प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू PA, ठीक। यानी पहला डेफिनेशन तो इसका ये बन जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस लॉ का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस containing non-volatile solute, vapor pressure of solution containing non-volatile solute is due to contribution made by solvent only। ठीक है दोस्तों, क्या बोला?
कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय सॉल्वेंट ओनली। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट का तो बेटा इवेपोरेशन ही नहीं होना, उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाना है, जीरो। तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होना है। इसलिए ये लॉ ऐसे बोला जा सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन मेड बाय सॉल्वेंट ओनली। क्विकली बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस नो लिखने का। गुड। ओके, अब हमें पता था अकॉर्डिंग टू दिस रॉल्स लॉ द पीए इज पीए डिग्री एक्स ए। ठीक है ना भाई? इसका मतलब ये हो सकता था पी ऑफ सॉल्यूशन इज पीए डिग्री एक्स ए, जहां पे ए मैंने सॉल्वेंट माना है, वेयर ए इज सॉल्वेंट। ठीक है जी। अब हम ये अच्छे से जानते थे सॉल्यूट के टर्म्स में हम इसको कैसे देख सकते हैं। वी नो दैट XA plus XB should be equal to 1। क्यों जी? क्या हमें ये मालूम था? सर बिल्कुल। तो इसका मतलब XA किसके बराबर था? सर 1 माइनस XB के बराबर था। इसको यहां पुट कर देते हैं। तो P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA डिग्री इंटू 1 माइनस XB। मतलब P ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P A डिग्री माइनस P A डिग्री XB। ठीक है जी, क्लियर जी? इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो P ऑफ सॉल्यूशन माइनस P A डिग्री इज इक्वल टू माइनस P A डिग्री XB हो जाएगा। सिर्फ इसको यहां ले गए। अब इसका साइन चेंज करें तो PA डिग्री माइनस PS इज इक्वल टू PA डिग्री XB हो जाएगा। साइन चेंज हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पे मैंने बोला P ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? PA के बराबर है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ A। तो इसकी जगह ये पुट कर देता हूं, तो PA डिग्री माइनस PA इज इक्वल टू PA डिग्री XB। मतलब ये PA यहां ले आता हूं तो PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू XB। अब ध्यान से समझना इस बात, ये जो इतना लंबा चौड़ा काम किया इसको ध्यान से समझ। एक बात बताओ, PA डिग्री क्या है यहां पर? व्हाट इज PA डिग्री? व्हाट इज PA डिग्री? यस बोलो। Pure pressure. Partial pressure of solvent in pure state. Yes, vapor pressure of solvent in pure state। ठीक है जी। और PA क्या होता है? PA क्या होता है? That is vapor pressure of solvent in solution। ठीक। अब तुम्हें मैंने समझाया था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, समझाया था, बोला था ना कि वेपर प्रेशर यानी PA हमेशा लेस होगा, PA डिग्री ज्यादा होगा। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। क्यों? अट्रैक्शन होगी, बताया था आपको मैंने।
इसका मतलब अगर मैं बोलूं PA डिग्री माइनस PA, तो ये तो वो हुआ कि वेपर प्रेशर कम कितना हुआ, ये प्योर स्टेट में था ये ज्यादा था, और ये सॉल्यूशन बनने के बाद ये कम हो गया, तो ये क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मतलब लोअरिंग, तो इसको बोला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्यूशन बनाने के बाद, उसको लोअरिंग बोल दिया, जो कम हो गया। इतना पहले था, सॉल्यूशन बनाने के बाद इतना हुआ, आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो कम हो गया ना भाई, सो इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर बेटे इसी को मैंने डिवाइड कर दिया बाय PA डिग्री, इसी को डिवाइड कर दिया बाय PA डिग्री, मतलब इन रिलेशन टू प्योर स्टेट, लोअरिंग इन रिलेशन टू प्योर स्टेट, तो इसको बोल देंगे बेटे अपन लोग रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, देखो ध्यान से दोबारा सीख लो बेटे, क्योंकि ऐसा है ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑफलाइन होता तो शायद ज्यादा आसानी से समझ में आती, ऑनलाइन में मुझे पता नहीं चलता तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं कि जो हमारा PA डिग्री है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट था, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन में हमेशा कम होता है, ये हमने पहले पढ़ा था अट्रैक्शन की वजह से। और PA डिग्री माइनस PA जो कम हुआ, डिक्रीज हुआ, लोअरिंग जो हुई, सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको विद रेशियो टू प्योर ले लिया तो रिलेटिव लोअरिंग। और यहां पे XB क्या होता है, XB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B क्या लेके चले हुए थे, सॉल्यूट, A था सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो काके इस लॉ को जब हम यहां डिराइव कर रहे हैं, तो ये लॉ हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure of solutions containing non-volatile solute, containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute only, is equal to mole fraction ऑफ सॉल्यूट। तो इस लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, दिस लॉ कैन बी रिटन, अच्छा यानी नीचे दिखाई नहीं दिया होगा तो चलो इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, कहां जैसे लिखते हैं, यहां जैसे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इस लॉ को देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, इस लॉ को ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of solute। सॉल्यूट का जितना ज्यादा मोल डालेंगे, ठीक उतना आपकी लोअरिंग वेपर प्रेशर में ज्यादा हो जाएगी, उतनी रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा हो जाएगी। तो यानी जो दूसरा लॉ है इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। यहां पे इस लॉ को ऐसे लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is due to the contribution made by solvent only, or more importantly it can be written as relative lowering in the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। बोलो भाई दूसरा लॉ समझ में आया कि नहीं आया? जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकता भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक, न्यूमेरिकल तो इसके तभी करवाना शुरू कर सकता हूं
जब आपको ये लॉ अच्छे से समझ में आए। ओके, तो बेटे इसको मिटा दूं मैं। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल केस ऑफ हेनरी लॉ? ये क्या मतलब हुआ है? ऑल केस ऑफ हेनरी लॉ क्या एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ जी बेटे, बोलो जी बोलो सर, शाबाश। ऑटो करेक्ट स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाँ ऐसे बोलो, ऐसे। वो मैं जरूर बताऊंगा बेटा। देखो बेटे, आपको अगर ये बताना है कि स्पेशल केस हेनरी लॉ का रॉल्स लॉ कैसे है, तो आपने कहना है रॉल्स लॉ भी हमें बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड इट्स स्पेशल प्योर स्टेट। और वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दोनों लॉ में सेम चीज है। इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है, हेनरी लॉ पे भी पार्शियल प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। फर्क सिर्फ कांस्टेंट में आता है, वहां कांस्टेंट KH हेनरी लॉ कांस्टेंट आता है, यहाँ PA डिग्री आता है, यहाँ PA डिग्री, दैट इज पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये फर्क आता है। और क्योंकि हेनरी लॉ स्पेसिफिकली गैसेस के लिए एक स्पेसिफाइड केस है, ठीक है, और ये सॉल्यूशंस में लगता है, ठीक, तो ऑब्वियसली इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, स्पेशल पॉइंट ऑफ हेनरी लॉ। बोलो क्लियर? यस सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन कोई भी बच्चा जानना चाहता है बिफोर आई मूव फर्दर, प्लीज फटाफट बोलो। ओके, अब चलो बेटे देखो, इसकी न्यूमेरिकल स्टडी हमने करनी है। वी हैव टू डू न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ दिस वेरी, ठीक, कौन सा? सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ की तो हमने पढ़ ली है, अब न्यूमेरिकल स्टडी हमारे पास सेकंड लॉ की कैसे करेंगे, ठीक। देखो बेटे, कोई क्लास तो नहीं है अभी आपकी? जल्दी बोलिएगा, जल्दी क्विकली। ठीक, क्या ऐसा करते हैं बेटा, हमारे पास दिया गया था कि PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमने निकाला सेकंड लॉ, बोला राउल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐसे लिखा जाता है। अब इसमें हमारे पास मतलब हो गया कि PA डिग्री माइनस PA अपॉन PA डिग्री is equal to number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। यही होता है मोल फ्रैक्शन भाई। मोल फ्रैक्शन को थोड़ा खोल के लिख दिया है मैंने, ठीक है जी। नो दिस इज फॉर concentrated solutions, ठीक, ये concentrated solution के लिए। now if solutions are dilute, मान लो solution dilute है, तो उसका मतलब क्या है कि in NB plus NA number of moles of solute is very less, है ना जी? ये तो क्लियर ही है। अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या है कि जो टोटल मोल्स हैं उसमें सॉल्वेंट के मोल ज्यादा, सॉल्यूट के बहुत कम है। इस सॉल्यूशन का डाइल्यूट, so in Na plus Nb, Nb is very less, number of moles of solute is very less, so therefore Na plus Nb
can be written approximately Na because Nb can be neglected. बहुत ही कम है, as Nb is very less. So जो ऊपर वाली इक्वेशन है, that changes to Pa degree minus Pa upon Pa degree is equal to Nb divided by Na. ठीक है जी, ये आ जाएगा भाई. अब ये आ जाएगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस. लेकिन अब ना एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए ये है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये है. हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है? हमें पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है? ठीक, देखो बेटे, हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन डाइल्यूट? if weight of solute is less than 5%, अगर weight of solute is less than 5%, solution is dilute. If weight of solute is less than 5%, solution is dilute. ठीक, तो आप ये देख लोगे कि सॉल्यूट का वेट टोटल सॉल्यूशन से कितने परसेंट तक है, तो हमें पता चल जाएगा डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड. पर बेटा ये तो बड़ा पंगा यार, हर बार हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे को 5% से कम सॉल्यूट है या नहीं है, और कहीं सॉल्यूट का वेट ही पूछा हो हमारे को निकालने के लिए, तो बेटा हम एक और आपको बता रहे हैं, दिस इज फॉर कॉम्पिटिशंस, प्लीज डू नॉट यूज इट, एंड इफ यू वांट टू यूज इट तो प्लीज लिखना है ऊपर कि फॉर ऑल सॉल्यूशंस. फॉर ऑल सॉल्यूशंस, चाहे वो डाइल्यूट हो और चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो. ठीक, इसमें क्या लिखेंगे आप? Pa डिग्री माइनस Pa डिवाइडेड बाय, प्लीज जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां डिवाइड किससे कर रहे थे? Pa डिग्री से. अगर आप इसको डिवाइड ही Pa से कर दो और फिर लिख दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने कुछ यहां कम कर दिया तो कुछ यहां कम कर दिया, बराबर हो जाएगा सब कुछ. सो ये ऑल सॉल्यूशंस के लिए होगी इक्वेशन, and this will be the master formula for us. For solving questions, this will be the master formula. It can be for all solutions, may it be for dilute and may it be for concentrated. बेटा अगर इसकी डेरिवेशन चाहते हैं आपके नोट्स में दी हुई. ठीक, आपके नोट्स मैंने दी है, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये एक्चुअली नहीं पूछा जाता है, पर हमें क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ये एम्बिग्यूटी हमेशा रहती है कि यार इसको हम कैसे निकालें. ठीक, कि भैया कब हमें पता चलेगा कॉन्सेंट्रेटेड है, कब हमें पता चलेगा डाइल्यूट है. ठीक, तब तो हमारा टाइम इसमें रह जाएगा. तो हमने इसको चेंज कर दिया ऑल सॉल्यूशन के लिए. यहां पे हम डिवाइड क्या कर सकते थे, किससे करते थे? प्योर के वेपर प्रेशर से. उसकी जगह हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे और यहाँ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करके रखेंगे. तो यहाँ हमने सॉल्यूशन से किया, यानी जो पहले कम हो चुका उससे किया कम, तो इसके मुकाबले यहाँ Pa डिग्री के मुकाबले Pa कम, तो थोड़ा ये P कम कर दिया, इधर से Nb Na की जगह Na, तो Nb भी कम कर दिया, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एक तरह से. ठीक, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है ऑल सॉल्यूशंस के लिए. तो व्हेन यू डू द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात है Pa डिग्री माइनस Pa अपॉन Pa डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और ऑल सॉल्यूशंस के लिए ये. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई?
इस पे करेंगे बेटा हम नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स, ठीक, on this particular to complete our Rolle's law, ठीक, 5-7 क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा मैं आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम, यानी रॉल्स लॉ पे ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन मैं तुम्हें वैसे करवा दिया, थ्योरी तो मैंने वैसे बताई दी, ठीक। 15-16 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा मैं आपको, बाकी आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक, ऑन सैटरडे, ठीक, डूइंग वर्क ऑन दिस। थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।